तो ये पूरा का पूरा कार्पेल वाला हिस्सा है। कार्पेल वाला हिस्सा क्या होता है कि कोई भी जो फ्लावर है ना, फ्लावर के नीचे, फ्लावर जहाँ से निकलता है, जहाँ से उसकी पेटल्स निकलती हैं, उसको हम कार्पेल बोल देते हैं। अब कार्पेल जो है वो कार्पेल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो ये अपर मोस्ट पोर्शन होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये जो बीच वाला कर्व्ड पोर्शन है इसको बोल देते हैं स्टाइल। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको बोल देते हैं ओवरी। और टुगेदर ये तीनों पोर्शन जो हैं ये बनाते हैं फ्लावर का कार्पेल। मतलब फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो यहाँ से निकलती हैं। अब मान लीजिए कि बराबर में कोई फ्लावर था, वहाँ से कोई भी पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन बहुत ना पाउडरी सब्सटेंस होता है, तो वो जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन बराबर वाले किसी फ्लावर से उड़कर यहाँ पर हवा वगैरह चली, उड़कर यहाँ पर आकर गिर गया, तो वो पाउडरी सब्सटेंस होता है, बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, या फिर क्या हुआ कि कोई हनी बी गई, हनी बी किसी दूसरे फ्लावर पर गई और दूसरे फ्लावर से उसने क्या करा, पॉलन ग्रेन एक्सट्रैक्ट किया, लिया और पॉलन ग्रेन को लाकर किसी और फ्लावर पर रख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन यहां से फिसलता हुआ वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर आकर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आकर पॉलन ग्रेन जो है ना पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होने लगता है। मतलब था तो पॉलन ग्रेन छोटा सा, लेकिन पॉलन ग्रेन यहाँ से ग्रो करने लगता है। जैसे कि एक सीड होता है ना, तो सीड जैसे होता तो छोटा सा है, ठीक है, तो छोटा सा सीड होता है, छोटे से सीड को अगर कहीं पर लगा देते हैं तो वो धीरे 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 डेवलप करके ग्रो कर जाता है, बड़ा प्लांट बन जाता है। वैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो धीरे धीरे करके पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब ऐसे जा रही है नीचे की तरफ। pollen tube begins to grow and move downwards down towards ovule। ये जो है pollen tubes begins to grow and move down towards ovule and move down towards ovule। यहां पर कहते हैं इसको मेल न्यूक्लियस। मेल न्यूक्लियस, ये जो छोटा सा डॉट सा है, दिस इज कॉल्ड मेल न्यूक्लियस मूविंग डाउन द पॉलन ट्यूब। तो मेल न्यूक्लियस जो यहाँ पर भी है, ये जो है धीरे 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 ऐसे मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। और फिर इसको, ये होता है फीमेल न्यूक्लियस, ये वाला, ये जो डॉट अंदर बना हुआ है फीमेल न्यूक्लियस। फीमेल न्यूक्लियस ऑफ एग इन ओव्यूल। ठीक है, और ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा जिसके अंदर ये फीमेल न्यूक्लियस अवेलेबल है, इसको बोल देते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन यहाँ पर आया, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हुआ, पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे ग्रो करता गया। ग्रो करते हुए जो मेल न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस जैसे ही फीमेल न्यूक्लियस के साथ में कंबाइन होता है, तो कंबाइन करते ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से एक नया जो फ्लावर है, नया फ्लावर इसी फ्लावर के बराबर में निकलना चालू हो जाता है। तो फ्लावर की ग्रोथ धीरे धीरे कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। ग्रोथ का मतलब क्या है, मूवमेंट।
ठीक है। पॉलन ग्रेन कहाँ डेवलप हुआ था? नीचे की तरफ। तो पॉलन ग्रेन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस। तो केमिकल सब्सटेंस नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है और नया फ्लावर निकलकर ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। तो क्या हो गया? नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। हमने ये कहा कि डायरेक्शन यहाँ पर पता चल रही है ना हमको, हमने ये कहा कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ट्रॉपिकल मूवमेंट। तो ये हमारा कीमोट्रोपिज्म है, जहाँ पर केमिकल की ग्रोथ हो रही है नीचे की तरफ और फ्लावर की ग्रोथ हो रही है ऊपर की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम कीमोट्रोपिज्म। और ये जो कीमोट्रोपिज्म है ये नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी फर्टिलाइजर की कि किसी फर्टिलाइजर को अगर हम रूट्स में डाल रहे हैं, किसी फर्टिलाइजर को अगर हमने रूट्स में डाला तो फर्टिलाइजर तो रूट में गया नीचे की तरफ और प्लांट की ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ होनी शुरू हो गई। फर्टिलाइजर अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह की जो सॉइल है वो अगर एसिडिक है तो वहाँ पर बेसिक फर्टिलाइजर डाला जाता है ताकि वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करे और उसको ग्रोथ प्रॉपर मिलनी शुरू हो जाए। कहीं पर अगर सॉइल जो है वो बेसिक है तो वहाँ एसिडिक फर्टिलाइजर डाला जाता है। मेरी बात सभी को क्लियर? ठीक है। तो ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल था, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस शुगरी सब्सटेंस एक्ट्स एज अ स्टिमुलस। शुगरी सब्सटेंस मतलब pollen grain. This sugary substance acts as a stimulus for the pollen grains which fall on the stigma of the carpel. The pollen grain responds to this stimulus by growing a pollen tube in the downward direction into the style of the carpel and reaches the ovule in the ovary of the flower for carrying out fertilization. सभी को क्लियर? ठीक है, चलिए जी अगला देखेंगे। इसमें यह है कि जैसे हमने कहा ना कि pollen grain तो एक केमिकल सब्सटेंस हो गया, ठीक। तो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर आया तो केमिकल सब्सटेंस जा कहाँ रहा है? क्या यहीं रुक गया आके? हम ये कहेंगे नहीं, यहाँ नहीं रुका। उसको जैसे ही वो स्टिग्मा पर आता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ग्रोथ के लिए, तो वो तो नीचे की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन तो नीचे की तरफ ग्रो हो गया। फिर जब मेल न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है, ये यहाँ पर भी हमने दिखा रखा है और यहाँ पर भी। तो मेल न्यूक्लियस धीरे धीरे जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक डेवलप हो जाती है तो मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ में कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करते ही जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और जो नया फ्लावर है वो उगना चालू हो जाता है। तो नया फ्लावर कहाँ डेवलप होगा? ऊपर की तरफ। और केमिकल सब्सटेंस कहाँ आया था? नीचे की तरफ। तो केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। केमिकल के रिस्पॉन्स में जब होता है, ठीक है। हाँ हाँ, टाइम लगता है। पॉलन ग्रेन ही पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। इस डायग्राम में ना, जैसे एक तो हमने पॉलन ट्यूब दिखा रखी है, एक पॉलन ग्रेन एक आया, 2 आया या 3 आया, एक पॉलन ग्रेन और आ गया तो उसकी अभी बस इतनी सी ग्रोथ दिखाई है कि ये बस इतना सा ही ग्रो करा। जब ये ग्रो करके यहाँ पर पहुँच जाएगा तो पता चलेगा कि इधर बाजू में एक फ्लावर और उग गया। आप कभी भी देखेंगे कि फ्लावर्स जो है ना, फ्लावर्स हमेशा बंच में होते हैं। एक फ्लावर निकला उसके साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे निकलने चालू हो जाते हैं। तो फ्लावर बंच में निकलते हैं, ठीक है ना। तो वो यही चीज़ है कि रिप्रोडक्शन जो है साइड बाय साइड होता रहता है। नहीं, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ये इसमें अलग अलग नहीं होते, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक है। ये नहीं है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, सिंगल प्लांट का मतलब इसी प्लांट का एक फ्लावर है, उसी का पॉलन ग्रेन आकर इसी पर गिर गया तो इसी में नया फ्लावर उगाएगा। तो इसमें ये नहीं है कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, एक ही में। पहला वाला ऐसे था कि भाई कोई जो हनी बी है वो कुछ नेक्टर वगैरह, मतलब नेक्टर कह रहा हूँ सॉरी, पॉलन ग्रेन वगैरह लाकर उसने डाल दिया, ठीक है, ऐसा ही होता है। या फिर हवा चलने से पॉलन ग्रेन इतना लाइट होता है कि हवा से ही वो उड़कर ऐसे गिर जाता है, इधर से उधर गिर जाता है। हाँ, इस चीज़ का नहीं पता कि पहला फ्लावर जो है जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहला, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ का नहीं पता कि वो पहला ही फ्लावर कहाँ से आया, ये नहीं पता। एक्चुअली वो भी इसी तरीके से होता है कि जब भी कभी हम कोई सीड लगाते हैं ना, तो जब सीड लगाते हैं तो सीड के अंदर जब वो डेवलप करने लगता है तो उसके अंदर फ्लावर की और फ्रूट की जो ग्रोथ है वो उसके हार्मोन्स प्रमोट करते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि साइटोकिनिन जो हार्मोन है वो फ्रूट की ग्रोथ और प्लांट की जो फ्रूट और फ्लावर की ग्रोथ जो है वो प्रमोट करता है, तो वो वहाँ से ग्रोथ प्रमोट हो जाती है और फिर और जो हैं और इस तरीके से उग जाते हैं, ये होता है। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट देख रहा था हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? द रूट्स ग्रो in the direction of source of water so as to obtain water for the developing plant. Since roots always grow or move towards water, therefore roots are positively hydrotropic. Roots का हमेशा ये होता है कि जो पानी का सोर्स है ना
रूट हमेशा पानी के सोर्स की तरफ ही ग्रो करती है, पानी नीचे की तरफ है, रूट भी नीचे की तरफ ही ग्रो करती है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम पानी डालें, अगर रूट सफिशिएंटली नीचे तक ग्रो कर चुकी हैं, अगर रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर चुकी हैं तो उसको ना कुछ समय बाद, जैसे शुरुआत में छोटा पौधा है, छोटा पौधा है तो आपको पता है उसकी छोटी सी रूट्स हैं या थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी रूट्स नहीं है उसकी, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि उसको वाटर मिल रहा है, सनलाइट बाहर से मिल ही रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो धीरे 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 ग्रो करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसकी रूट्स अच्छी खासी ग्रो कर जाती है, नीचे तक पहुंच जाती हैं, तो ग्राउंड से ही वो वाटर को ना सक करने लगती हैं। जाइलम वेसल पता होगा आपको, है ना, तो वो धीरे धीरे वो नीचे से ही सक्शन करना शुरू कर देती है। तो हम ये कह रहे हैं कि रूट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखो, वो तो अच्छा, वो ऐसा होता है कि जब शुरुआत में जब पौधा छोटा है ना, पौधा छोटा है तो आपने एक दिन पानी डाला, दूसरे दिन पानी डाला, फिर तीसरे दिन आपने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं। जब आपने छोड़ा तो आप देखते हैं कि नहीं नहीं, पौधा ना थोड़ा सा मुरझा रहा है, ठीक है, तो फिर आप दोबारा पानी डालते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जब आप प्लांट को देखते हैं कि प्लांट बड़ा हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद आप क्या करते हैं, 2 दिन के लिए पानी डालना छोड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि प्लांट पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर तीसरे दिन भी आप छोड़ देते हो कि अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा, चौथे दिन भी छोड़ दिया। इसका मतलब अब जड़ जो है वो नीचे तक पहुंच चुकी है, अब वो नीचे से वाटर सक कर रही है, अब हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, सनलाइट आती रहती है और वाटर वो नीचे से सक कर लेते हैं, तो पानी डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीधा ग्राउंड में लगा रखे हैं हमने पौधे, ठीक है। पॉट्स वालों को तो हमेशा पानी डाल, जो सड़कों के किनारे लगे हुए हैं वो जब रूट्स पकड़ देते हैं तब जरूरत नहीं पड़ती। पूरे प्लांट में नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। रूट्स को बोलेंगे पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, और जो शूट्स हैं उनको, वाटर तो उनके अंदर भी है, लेकिन क्या है कि वाटर तो नीचे की तरफ था ना, हमने जो दिया वो वाटर नीचे की तरफ था। अगर हमने वाटर नहीं दिया, डायरेक्ट ज़मीन पर लगे हुए पौधों की बात कर रहे हैं, तो भी पानी कहाँ पर है, वाटर का सोर्स नीचे है, लेकिन शूट ऊपर ग्रो कर रही है, ठीक है। तो रूट पानी की तरफ ग्रो कर रही है तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, और शूट पानी से दूर ग्रो कर रही है। आपका ये कहना है कि नहीं, पानी तो वो सक करके ऊपर भी आ गया, ऊपर भी आ गया, तो वो पानी तो उन्होंने सक करा ग्रोथ के लिए, वो तो ग्रोथ के लिए सक करा, लेकिन पानी का सोर्स है कहाँ, पानी का सोर्स तो नीचे ही अवेलेबल है ना, मिट्टी में। इस वजह से हम उसको नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक बोलते हैं, शूट को, स्टेम को, लीव्स को नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक, और जो रूट है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें एग्जांपल, वी टेक 2 glass troughs A and B and fill each one of them 2/3 with soil. See figure A and B for reference. In trough A, we plant a tiny seedling. In trough B, we plant a similar seedling and also place a small clay pot inside the soil. Figure B. अब देखिएगा क्या कर रहे हैं इसमें हाइड्रोट्रोपिज्म में। हाइड्रोट्रोपिज्म में हमने एक ट्रफ ले लिया और इसमें हमने कहा कि नीचे ये रूट है, तो इधर जो हमने सॉइल यहाँ पर प्रोवाइड करी है इस वाले ट्रफ में, वो गीली मिट्टी है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। रूट ग्रोज स्ट्रेट, तो यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं रूट ग्रोज स्ट्रेट, रूट की जो ग्रोथ है वो स्ट्रेट हो रही है, रूट नीचे सीधी सीधी ग्रो कर रही है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दूसरा ट्रफ लेते हैं, ड्राई सॉइल उसमें भी लेंगे, लेकिन एक छोटा सा काम और करेंगे उसमें हम। ये हमने ना मिट्टी का एक पॉट यहाँ पर फिक्स कर दिया, क्ले पॉट।
यहां लिखेंगे रूट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर, रूट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर। और अगेन यहाँ पर जो मिट्टी है वो मॉइस्ट थी, यानी कि सूखी मिट्टी थी, लेकिन यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो हम ड्राई सॉइल ले रहे हैं, ड्राई सॉइल, ठीक है। और इधर की जो मिट्टी है ना, आसपास की मिट्टी, वो हमने पानी नहीं डाला है लेकिन अपने आप ही मॉइस्ट हो गई। कैसे हो गई? क्ले पॉट लगा रखा है ना, तो जो मिट्टी का जो पॉट होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अगर मिट्टी के घड़े में हम पानी डालते भी है ना, तो वो धीरे धीरे सीपेज के थ्रू बाहर की उसकी एक्सटर्नल सरफेस पर आ जाता है, बाहर की जो एक्सटर्नल सरफेस है वो भी गीली हो जाती है। तो जब बाहर की सरफेस उसकी गीली हो गई तो आसपास की जो मिट्टी है वो भी गीली हो जाएगी। तो आसपास की मिट्टी गीली हुई तो पानी का प्रेजेंस यहाँ पर इसको महसूस हो गया रूट को। तो बिकॉज रूट आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, यानी कि जहाँ पानी होगा वो उसकी तरफ ही ग्रो करने लगेगी। तो जब हम कुछ समय बाद, इसमें तो मिट्टी के अंदर तो दिखाई नहीं देगी रूट हमको, तो कुछ समय बाद हम क्या करेंगे कि हम जरा इसको निकाल कर देखेंगे, पौधे को निकाल कर देखेंगे। तो पहले जो रूट सीधी थी, जब हम बाद में निकाल कर देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि रूट जो है वो टेढ़ी हो चुकी है। किस तरफ टेढ़ी हो चुकी है? पानी के सोर्स की तरफ हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। उसके बाद देखिएगा वही लिखा है यहाँ, नाउ डिग अप द सीडलिंग केयरफुली फ्रॉम बोथ द ट्रफ्स विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स। उनकी रूट्स को डैमेज किए बिना धीरे से आप सीडलिंग्स को बाहर निकाल लीजिए। वी विल फाइंड दैट द रूट ऑफ सीडलिंग इन ट्रफ ए इज स्ट्रेट। तो ट्रफ ए में क्योंकि पूरे में उसको गीली मिट्टी मिल ही रही थी तो वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द रूट ऑफ सीडलिंग इन ट्रफ बी इज फाउंड टू बी बेंट टुवर्ड्स द क्ले पॉट कंटेनिंग वाटर। तो वो मुड़ी हुई आपको मिलती है। पांचवा देखेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है? व्हेन द टिप ऑफ अ टेंड्रिल touches a support, then the auxins, plant hormones present in its tip, move to that side of tip which is away from the support. Auxins promote growth, so due to more auxins in it, the side of tendril away from the support grows faster and become longer than the side which is in contact with the support and makes the tendril curve or bend towards the support. This curving tendril can then encircle the support and bind around it, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 12 पर डायग्राम भी देखेंगे, ठीक। और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हमने सनलाइट का एग्जांपल दिया था। जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन शेड में रहना प्रेफर करता है। इसी तरह से ऑक्सिन हार्मोन जो है, अगर हम किसी स्टेम को टच करते हैं, ठीक है, किसी स्टेम को अगर हम टच करते हैं तो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो उस जगह से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी पौधा है, गमले में कोई पौधा लगा हुआ है, उस गमले के किसी पौधे को आप जो है किसी भी उस पर, खास तौर पर अगर मैं टेंड्रिल की बात करता हूँ, टेंड्रिल समझते हैं, बेल, तो उसमें अगर बेल है तो बेल को अगर कोई सपोर्ट नहीं मिली हुई टेंड्रिल को, तो वो ऐसी ज़मीन पर फैलती चली जाएगी, ज़मीन पर फैलेगी। लेकिन आप चाहें कि वो सीधी ग्रो करती चली जाए, सीधी खड़ी हो जाए, नहीं खड़ी हो पाएगी क्योंकि उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ और टर्जिडिटी नहीं होती। तो आप ये सोचिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक टेंड्रिल है, तो टेंड्रिल ऐसी ढीली सी ज़मीन पर फैली हुई पड़ी थी। अब आपने क्या करा? अब आपने एक कोई बैम्बू स्टिक लगा दी, उसी गमले में बैम्बू स्टिक लगा दी और बैम्बू स्टिक में आपने उसको टच करवा दिया। तो जब वो बैम्बू स्टिक को टच करेगी तो जिस पोर्शन पर वो टच करेगी, जैसे मान लीजिए ये बैम्बू स्टिक है, ये बैम्बू स्टिक और यहाँ पर आपने टेंड्रिल को टच करवा दिया, तो पोर्शन जो टच कर रहा है, टेंड्रिल का पोर्शन जो टच कर रहा है वो ये वाला पोर्शन है। तो इधर से हट जाएगा ऑक्सिन, ऑक्सिन आ जाएगा पीछे की तरफ। तो जब ऑक्सिन पीछे की तरफ आ गया, इधर से हट गया, तो ये वाला पोर्शन तो ग्रो करने लगेगा और ये वाले पोर्शन की ग्रोथ रुक जाएगी। तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन ग्रो करेगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगी टेंड्रिल, तो ये ऐसे मुड़ेगी, फिर धीरे 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 ये मुड़ती जाएगी और उस पर लिपटती चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी कभी हम किसी भी बड़े प्लांट की बात करते हैं ना, बड़े प्लांट, ऐसा प्लांट जिसकी टेंड्रिल्स बहुत लंबी लंबी हैं, तो उसके लिए बड़ा सा कोई पोल लगाया जाता है या बड़ी सी कोई स्टिक लगाई जाती है या फिर कोई और बड़ा सा पिलर लगा देते हैं कि भाई बहुत बड़ा हो गया है ये, ठीक, तो उस पर वो लिपटता हुआ चला जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं, ठीक। थिग्मोट्रोपिज्म पर, थिग्मो मीन्स टच। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट tendrils are the climbing organs of the plant which are positively thigmotropic. Positively thigmotropic का मतलब क्या है कि जिधर टच है उधर ही मुड़ता चला जाएगा। जिधर वो टच है, टच इधर है भाई, इसको स्टिक को वो टच कर रहा है तो इधर ही मुड़ता चला जाएगा, ये नहीं कि इससे दूर की तरफ मुड़ रहा है। तो जिधर टच है उसी तरफ वो मुड़ता चला जाएगा और ऊपर ग्रो करता चला जाएगा,
ठीक है, तो इसलिए इसको पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्लांट्स का मूवमेंट, दैट इज नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टीज या फिर नेस्टिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे तुमने बताया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ बताता हूँ अभी क्या है। इसमें सिर्फ ये होता है कि किसी पौधे का मुरझा जाना और फिर पौधे का खिल जाना, या फिर किसी फूल का मुरझा जाना और फूल का वापस से खिल जाना, ये एग्जाम्पल होता है। तो किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर फोल्ड अप कर गई है, या कोई पौधा है, कोई प्लांट फ्लावर है, वो फोल्ड अप कर गया है और फिर वापस से खुल जाए, तो इसका मतलब ग्रोथ तो नहीं हो रही ना, मूवमेंट जरूर है वो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे टेंड्रिल है, टेंड्रिल ग्रो करती चली जाती है ऊपर। रूट है, हाइड्रोट्रोपिज्म में रूट ग्रो करती चली जाती है, डेवलप हो जाती है, पहले इतनी सी थी फिर इतनी हो गई। तो अगर कोई फ्लावर है, फ्लावर अंदर मुड़ जाता है और फिर खुल जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आज मुड़ा था तो छोटा था, कल खुला था तो इतना बड़ा हो गया, या 10 दिन बाद भी बड़ा हो गया। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, वो मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। दूसरा, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, अभी भी पौधा यहीं पर था, फ्लावर अभी भी यहीं पर था, बंद हुआ और फिर खुल गया। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली दो टाइप का नेस्टिक मूवमेंट होता है। एक तो होता है फोटोनेस्टी, यानी कि जो लाइट वाला है, और एक होता है थिग्मोनेस्टी, जो कि टच से रिलेटेड है। तो बात करते हैं the movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called nestic movement. The movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus. Stimulus का डायरेक्शन कुछ भी हो, उसका जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स है वो एक ही रहना है। ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस इस तरफ है तो वो इस तरफ अपना मूवमेंट दिखाएगा ना, उसका मूवमेंट जिधर रहेगा वो वहीं दिखाएगा। मतलब अगर फ्लावर यहाँ पर है, यहाँ बंद हो गया तो यहीं खुलेगा। ऐसा नहीं है कि सनलाइट यहाँ पर थी तो सनलाइट की तरफ मूव करके खुल जाएगा, नहीं। तो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है ये। द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, बट नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स में ना शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल इसका क्या है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेस्टिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स और नेस्टीज आर गिवन बिलो। फर्स्ट है द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका ऑन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। हियर द स्टिमुलस इज टच। फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स, लीव्स जो फोल्ड अप हो जाती हैं, जो मुड़ जाती हैं, छुई मुई का पौधा, तो उसको हम मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम है मिमोसा प्यूडिका। तो एक तो ये हो गया कि जब उसको छुएंगे, छूने पर पत्तियां अंदर की तरफ ड्रूल अप कर जा, ड्रूल का मतलब होता है अंदर की तरफ मुड़ जाना, ठीक है, तो अंदर की तरफ ड्रूल अप कर जाती हैं और जब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो वो वापस से खिल जाती हैं, ऐसा होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, तो ये तो हो गया टच वाले का, यानी कि यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ, टच, ठीक है। बताता हूँ अभी, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, पुल भी नहीं टूट जाता है। हाँ, स्टिमुलस क्या हो गया, नहीं स्टिमुलस डिसाइड करता है। स्टिमुलस जो है, स्टिमुलस अगर मिलेगा तभी तो कोई चीज़ रिस्पांस देगी, लेकिन स्टिमुलस का डायरेक्शन कुछ है, प्लांट का भी डायरेक्शन वही हो, ये ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए, द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट and closing in the evening when the light fades is an example of nestic movement. In this case the stimulus is light. Dandelion flower होता है एक, dandelion flower का क्या होता है कि अगर सुबह सूरज की रोशनी निकली, सूरज की रोशनी निकलती है तो खिल जाता है, और सूरज की रोशनी जाते ही वो बंद हो जाता है, डेंडेलियन फ्लावर, ऐसा होता है। दूसरा सनलाइट आ रही है तब वो खुल रहा है। हाँ, तो फोटोनेस्टी हो गया ना ये। नहीं, ट्रॉपिक तब होता, वो जो फ्लावर है ना, वो फ्लावर बंद हुआ, रात में बंद हो गया और सनलाइट आते ही खुल गया, ग्रो थोड़ी कर रहा है। अगर वो ग्रोथ दिखाने लगे धीरे धीरे तब हम कहेंगे कि हाँ भाई डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन जैसे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं, वो भी ग्रो नहीं कर रहे होते, तो चलिए सही है, वो उसकी तरफ झुक गए। तो मैंने आपको बताया था कि झुकते हैं तो थोड़ा सा ऐसे बेंड कर गए, फिर जो सन है वो धीरे से मुड़कर इधर आ जाएगा, ईस्ट से वेस्ट में आएगा, फिर जो इधर वाला पोर्शन है वो ग्रो करेगा, तो फिर वो सीधा हो जाएगा। तो हम उसको 4-5 दिन बाद अगर देखते हैं ना, तो चाहे माइक्रो इंचेस से सही, वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका होता है। भाई इधर का डेवलप करा, ग्रो करा, लंबा हुआ, फिर इधर का भी लंबा हो गया, तो धीरे धीरे वो ऐसे बढ़ता है। लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो जहाँ हैं वो वहीं रहते हैं। फ्लावर ऐसे नहीं है कि फ्लावर ऊपर ग्रो कर रहे हैं या फ्लावर बड़ा हो रहा है, वो वहीं पर मुड़ा, वहीं पर खुल गया, वहीं पर मुड़ा, वहीं पर खुल गया, ये प्रोसेस रोज होता है उसमें,
ठीक है, इसलिए कहते हैं कि डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम उस तरफ झुक जाता है, स्टेम तो झुक गया सनलाइट की तरफ। जो डेंडेलियन फ्लावर है, डेंडेलियन फ्लावर ये है कि अगर इधर मुड़ा हुआ है ना, सनलाइट पीछे से भी पड़ रही है तो भी इधर कोई खुल जाएगा, ये नहीं कि उधर मुड़ जाएगा उसका, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ लाइट से, टॉर्च से भी होता है, ये मालूम है कि नहीं, ये मालूम है कि नहीं, लाइट से भी होता है। ये एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ग्लास का एक चैम्बर बनाया गया और ग्लास के चैम्बर के अंदर जितनी एयर की ज़रूरत थी उतनी एयर दी गई और उसको सनलाइट में भी रखकर देखा गया और नॉर्मल जो ट्यूबलाइट की लाइट होती है उसमें भी रखकर देखा गया, बल्ब की लाइट नहीं, वाइट लाइट, ट्यूबलाइट। ठीक है, तो वो वाली रोशनी अगर मिलती है तो भी वो चीज़ ग्रो करके दिखाती है। दोबारा बोलो। हाँ, अगला देखिएगा, द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर। तो मून फ्लावर को वो भी बोलते हैं रजनीगंधा। वो वाला रजनीगंधा नहीं है, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता, वो वाला नहीं है, वो तो अलग है। ठीक है, तो मून फ्लावर का नाम जो है हिंदी में रजनीगंधा होता है। ठीक है, अरे नहीं, वो तो किसी गंदी चीज़ से ही बनता होगा, जिसको खाकर दांत ही काले काले और लाल पीले हो जाते हैं, तो वो तो गंदी चीज़ से बनता होगा। वो दिखाते हैं उसमें बड़े स्मार्ट से, किसी में ऋतिक रोशन आ रहा है, हाँ वो जुबान केसरी वाला भी आता है। अजय देवगन तो चलो लगता है कि गुटखा खाता होगा, वो तो लगता है ना, लेकिन ना तो शाहरुख खान भी थोड़ा बहुत लग जाता है, लेकिन अक्षय कुमार तो साफ सुथरा सा लगता है, वो तो नहीं लगता। वो भी आता है, मैं भी जुमा केसरी बोलता हूँ, है ना, आके वो तलवार से उसको काट देता है, उसको पाउच को, और फिर खा जाता है। और वो टाइगर श्रॉफ वो भी आने लगा जुमा केसरी में, कमाल है। खैर, द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट and opening in the dark when the light fades is also an example of nestic movement. In this case also the stimulus is light. यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर सनलाइट की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर मून लाइट में जो ये आपका है ना मून फ्लावर, जिसको रजनीगंधा बोलते हैं, ये जो मून फ्लावर है ये मून लाइट में खिल जाता है और जो सुबह की रोशनी है, सुबह की रोशनी में बंद हो जाता है। जैस्मिन में ऐसा होता है पक्का? अच्छा, मुझे ध्यान नहीं। वो वाइट होते हैं छोटे छोटे से, दिन में बंद हो जाते हैं। यही है, रजनीगंधा ही है रात की रात। हाँ, चलिए जी अगला देखते हैं, थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी में क्या है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। थिग्मोनेस्टी का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं एक बार। The non-directional movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigmonesty. In other words, thigmonesty is the nestic movement of a plant part in response to touch. Thus, the stimulus in thigmonesty is the touch. तो thigmonesty में जो stimulus है वो touch होता है। touch करेंगे तो वो अपना nestic movement दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। For example, the sensitive plant Mimosa pudica, which is also known as touch me not plant, it is called choimui in Hindi. If we touch the leaves or rather leaflets of the sensitive plant with our fingers, then its leaves fold up and droop almost immediately. तो पेज नंबर 14 पर आप आ जाइए, इसका एक डायग्राम भी बना रखा है कि सेंसिटिव प्लांट फिगर ए में, तो इसकी पत्तियां जो है वो प्रॉपरली जैसे खुली हुई होती हैं वैसे ही खुली रहती हैं, लेकिन जब फिगर बी में ये दिखाया कि जब उस पर हमने अपनी फिंगर से टच करा तो वो जो है अंदर की तरफ मुड़ गई। अच्छा, अब सवाल ये है, पूछा जाता है जो तुम पूछ रहे थे कि ऐसा होता क्यों, ऐसा होता क्यों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा। द सेंसिटिव प्लांट हैज़ पैड लाइक स्वेलिंग्स। तो अगले जो 2 पॉइंट है ना इस डायग्राम के बाद, ये इसी रीज़न, ये इसका रीज़न है कि ऐसा होता क्यों। ऐसा इस वजह से होता है कि जहाँ से लीव्स निकलती हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये है, यहाँ से लीव इस तरह से निकली, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, अभी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाकर दिखा दूंगा, डायग्राम पे इसमें भी दे रखा है नोट्स में, इसको बोल देते हैं पुलविनस। पुलविनस, इसका प्लूरल होता है पुलविनी। और इसका जो है ना छुईमुई का जो पौधा होता है, बाकी पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये छुईमुई का पौधा है मिमोसा प्यूडिका, इसका जो पुलविनस है उसका जो एक्सटीरियर कवरिंग होती है बड़ी कमज़ोर होती है, बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है, इतना पतला कि आपने बाहर से पत्ती को छुआ ना तो भी इसमें क्रैक पड़ जाता है, और क्रैक आते ही इसके अंदर से वाटर का लॉस हो जाता है,
वाटर, अगर हम एक दिन वाटर ना देना अपने गमलों को तो ये पत्तियां भी ऐसे मुरझा जाती हैं, और पानी मिलते ही सारी की सारी पत्तियां खिल जाती हैं। तो पुल्विनस में बारीक सा क्रैक पड़ जाता है, क्रैक पड़ते ही पानी निकल गया, पानी निकलते ही पत्तियां मुरझाकर अंदर की तरफ फोल्ड अप कर गई। फिर थोड़ी देर बाद खिल कैसे जाती है? वो इस वजह से कि जैसे हमें कोई चोट लगती है तो रिपेयर मैकेनिज्म होता है बॉडी का कि चोट के ऊपर वो पापड़ी जम जाती है ना, ठीक है। हाँ, तो वो जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, इसका रिपेयरिंग प्रोसेस भी बड़ा फास्ट है। ये 2 मिनट के अंदर अंदर उसको रिपेयर भी कर देता है। जब रिपेयर करता है तो ये जो गैप था, जो क्रैक आ गया था, वो क्रैक फिलअप हो गया। क्रैक फिलअप हो गया तो जो रूट्स के अंदर जो पानी था, जो मिट्टी में पानी था, मिट्टी में तो पौधा होता ही है ना हर एक, वहाँ से ये पानी सक कर लेता है। जब सक कर लेता है तो ये वापस से खिल जाती है, ऐसा होता है। अगर एक मतलब ऐसे ये पौधा लगा हुआ है, हाँ। हमने उसको पत्ती तोड़ दी, हम्म। तो कभी वो वैसे एक्ट करेगा? नहीं नहीं, तब ऐसे एक्ट नहीं करेगा। पत्ती तोड़कर अलग निकाल ली तो ऐसे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या बंद होने के बाद? अच्छा, वो तो 2 मिनट, अब आप परमानेंटली टच करके थोड़ी बैठे हुए हो उसको, ठीक है ना। और अच्छा, टच का ये नहीं है कि आपने टच कर रखा है तो वो मुड़ा ही रहेगा। आपने टच कर लिया, हाथ लगा दिया बस वहां पर, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद खिल जाएगा। टच का मतलब क्या है कि आपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंज करा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये पौधा है, मैंने इसको टच कर दिया, तो अब क्या है कि अब इसके लिए कोई नई चीज आई, ये स्टिमुलस आया, हाथ मेरा स्टिमुलस है, तो ये नई चीज आई, हमने टच कर दिया, अब मैंने टच ही कर रखा है, तो अब तो इस सिस्टम का हिस्सा हो गया ना, है ना। तो अब वो ग्रो कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि हाथ में ही पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, अगर अब हाथ हटा लेंगे तो वो तो हाँ, तो बंद रहेगी, लेकिन 1-2 मिनट बाद वापस खुल जाएगी। हाँ 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 हाँ, अगर हमने टच कर रखा है और फिर हम हटाते हैं, मतलब क्या है कि उसको हल्का सा ना झटका जैसे ही लगा, उसका जो पुल्विनस है वो ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद में हो जाता है। अब इसमें ये भी रहता है कि भाई जो छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा हमने तो कभी देखा नहीं, तो देखोगे तो घरों में होता है, मैंने देखा है, घरों में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं, जंगल में नहीं मिलेगा। जंगल में तो वो बेचारा मुरझाता रहेगा, खुलता रहेगा, क्योंकि हवा चलती रहेगी, उसका पुल्विनस ही टूटता रहेगा। हवा तो चलती है ना जंगल में, ठीक है, ये चीज रहती है। इसलिए कई पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जो घरों में ही लगाए जाते हैं, कई तो ऐसे हैं जो शेड में रखे जाते हैं, जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। स्नेक प्लांट सुना होगा, ठीक है, स्नेक प्लांट को उतनी लाइट की भी जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन देता है बहुत ज़्यादा। द सेंसिटिव प्लांट हैज़ पैड लाइक स्वेलिंग्स, पैड लाइक स्वेलिंग्स इसको बोलते हैं पुल्विनी। द सिंगुलर ऑफ पुल्विनी इज पुल्विनस। द पुल्विनी कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स, उनके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, इसीलिए वो थोड़े से स्वेल्ड अप होते हैं, सूजे हुए, फूले हुए होते हैं। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर from pad-like swellings called pulvini present at the base of all leaves of the sensitive plant, which make the pulvini lose their firmness, causing the leaves to droop and fall. तो leaves जो हैं वो एकदम से अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि पुल्विनी अपनी फर्मनेस यानी कि अपनी टाइटनेस उसको खो देता है, इस वजह से। ड्रूप का मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाना। तो यही आगे फिगर में बनाकर दिखा रखा है, पुल्विनस बना रखा है और उससे आगे लीव्स निकलती हुई दिखा रखी है, ठीक है, उसकी ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए पेज नंबर 15 पर, फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में है द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। पानी दे रहा हूँ, अभी इसको फिनिश कर रहा हूँ, फिर दे देता हूँ। लास्ट पेज बचा हुआ है, मैंने पेज नंबर 16 से तो करा दिया था, बस ये बच रहा है फोटोनेस्टी। हाँ, आगे से तो करवा दिया ना, एनिमल्स वाला तो करवा दिया, प्लांट्स वाला एनिमल्स वाला ही चल रहा था पिछले 10 दिन से, वही चल रहा था। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, वो सारा चल रहा था ना, इसी का पार्ट है फोटोनेस्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, यूजुअली पेटल्स एंड फ्लावर्स, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। एग्जाम्पल वही, अ डेंडेलियन फ्लावर opens up in the morning in bright light but closes in the evening when the light fades and it gets dark. तो अंधेरे में जो उसकी पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं और उजाले में खुल जाती हैं। सेकेंड है, द मून फ्लावर बिहेव्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू लाइट। इट्स पेटल्स क्लोज ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज ब्राइट लाइट बट ओपन अप एट नाइट व्हेन इट इज डार्क एंड देयर इज नो लाइट। जब लाइट नहीं होती है तब खुल जाती हैं और जब सनलाइट आती है तो वो मुरझा जाती है, ऐसा होता है। हाँ,
नेगेटिव हो गया ना ये वाला, अंधेरे में बंद हो जाना और उजाले में खुल जाना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट और फोटोनेस्टी आर ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट और फोटोनेस्टी आर ग्रोथ मूवमेंट्स। ये मुझे लग रहा है गलत लिखा है शायद, क्योंकि ग्रोथ मूवमेंट तो ये होता नहीं है। इसको मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, अगला देखिएगा, फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो हमने जो प्लांट हार्मोन्स देखे थे 3-4 तरीके के, आपका ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक, तो उनके जितने भी फंक्शंस हैं उनको समराइज करके लिखा हुआ है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो पहला है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स के अंदर से जो स्प्राउट्स, अंकुर जो निकलते हैं। सेकंड है ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ और लीव्स की ग्रोथ। थर्ड है मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, स्टोमेटा का मूवमेंट वो। फोर्थ है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। फिफ्थ है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो ये सारे काम कौन करता है? कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं प्लांट्स में, तो हार्मोनल सिस्टम ही करते हैं ये सारे काम। सिक्स्थ है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेस्टिक मूवमेंट। ये भी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं प्लांट्स की। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये सारा हमने कराई था, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने करी थी। ठीक है जी, तो ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है ना 2-3 दिन हम मैथ्स ना करके साइंस ही कर लेंगे, क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि आपके यहाँ स्कूल में हेरिडिटी भी आ रहा है एग्जाम में, रिप्रोडक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा तो कोई नहीं, तुम्हारा तो हेरिडिटी तो मैं कल कंप्लीट करा ही दूंगा। ठीक है ना, मैंने वो मोनो हाइब्रिड आपको करा दिया था, डाई हाइब्रिड करवा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, और मैं 2 वीडियोस आपको भेज दूंगा, जो तुम हो ना डीपीएस वाले, तुम्हें 2 वीडियोस भेज दूंगा, 2 या 3 वीडियोस होंगी रेसिस्टिविटी तक की, वो देख लेना, आज ही रात में देख लेना, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, नोट्स लेकर बैठना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है।